हेलो फ्रेंड्स, बीएस कोचिंग सेंटर में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। सीडीपी के हिंदी के क्वेश्चंस करने वाले हम। कल हमने एक किया था पैसेज, तो पैसेज के हमने 15 क्वेश्चन किए थे, जिसमें आप कैसे गद्यांश को और पद्यांश को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप पहली बार जुड़े हैं बीएस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे। और इंस्टा से जुड़ने के लिए बीएस कोचिंग सेंटर का हमारा और इंस्टाग्राम के साथ साथ टेलीग्राम से चैनल से जुड़ने के लिए भी ये लिंक है। ठीक है जी। जो भी यहाँ पर आपको क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम चैनल पे इस पे आपको मिल जाएंगे। तो आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपके सामने। अगर आप हिंदी के टीचर बनने जा रहे हैं तो हिंदी के पेडागोजी आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो जो अभी आए हैं क्लास में, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। क्वेश्चन है, भारत में विद्यालयी शिक्षा के संदर्भ में बहुभाषावाद के लिए कौन सा कथन सही है? इसके लिए ऑप्शन ए है, बहुभाषावाद का प्रयोग भाषाओं और विषयों के शिक्षण अधिगम के लिए एक संसाधन के रूप में होना चाहिए। बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या कहता है। ऑप्शन बी, बहुभाषिक कक्षा का यह उद्देश्य है कि सभी विद्यार्थियों तक जहां तक संभव हो अधिक से अधिक भाषाएं सीख सके। चलो जी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सी, बहुभाषिक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी को अंग्रेजी शिक्षा सीखना चाहिए और अंग्रेजी माध्यम में विद्यालय में पढ़ना चाहिए। अच्छा जी। डी है, बहुभाषी कक्षा में प्रत्येक बच्चे को मातृभाषा से शुरू करते हुए फिर हिंदी फिर अंग्रेजी, इस तरह से 3 भाषाएं सीखनी चाहिए। तो अब आप बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही है? ऑप्शन ए है। क्योंकि बहुभाषावाद का प्रयोग यानी कि बहुभाषावाद का प्रयोग भाषाओं और विषयों के शिक्षण अधिगम के लिए हम क्या कर रहे हैं? इसको एक संसाधन के रूप में देख रहे हैं। इंग्लिश की बात करें तो इसको एक एसिड के रूप में देख रहे हैं, ताकि इस एसिड के थ्रू हम ज्यादा से ज्यादा भाषाओं तक जुड़ पाएंगे। तो इसीलिए क्या है, ये एक संसाधन का काम करता है। ठीक है ना। अगर ऑप्शन ए नहीं होता आपके पास तो आप ऑप्शन बी को टिक कर सकते थे। बी भी आपका ठीक है, लेकिन बी से भी जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी, समझ आ गया आपको? किसी को कोई डाउट इसमें? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो जी, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है आपके पास क्वेश्चन नंबर 17। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है? भाषा शिक्षण के किस उपागम में समूची पाठ्य सामग्री के अर्थ पर ध्यान दिया जाता है बजाय कि एक शब्द के अर्थ पर? फटाफट से बताएं। ऑप्शन ए, विभिन्न दर्शन ग्राही उपागम। बी है समग्र भाषा उपागम। सी है संरचनात्मक उपागम और डी है संप्रेरणात्मक उपागम। फटाफट से बताएं, जल्दी बताओ भाई, जल्दी। 150 नंबर के क्वेश्चन करने हैं सीटेट। ऑप्शन नंबर आप बताओ। ऐसा नहीं है भाई इन्होंने बोल दिया तो आपको भी यही बताना है। ऑप्शन बी। और आप क्या कह रहे हो? ऑप्शन बी, डी। अच्छा, आपको बी क्यों लग रहा है और डी क्यों लग रहा है? बताओ। आपको बी क्यों लग रहा है? बी किसको लग रहा है? आपको लग रहा है, ठीक है। और आपको लग रहा है डी। तो पहले बताओ बी क्यों लग रहा है और डी क्यों लग रहा है? अच्छा, देखो भाषा शिक्षण के किस उपागम यानी कि 4 ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन में समूची पाठ्य पुस्तक सामग्री के अर्थ पर ध्यान दिया जाता है? पूरा जिसमें ऑल और सारी चीजें आ जाती है। जब ऑल और सारी चीजें आ रही है तो ऑल और को ही हम इंक्लूड करेंगे क्या?
ये जो आप बात कहना चाह रहे हो ये तो क्वेश्चन ही कह रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी संप्रेरणात्मक उपागम का इस्तेमाल करेंगे, ताकि समग्र भाषा के साथ बच्चे आसानी से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके। संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन कर पाना, ठीक है ना। तो इसलिए जो संप्रेषण होता है, आप जो है मेरी बात जो है, मेरी भाषा कब समझ पा रहे हो, मैं आपकी भाषा को समझ रही हूँ, आप मेरी भाषा को समझ रहे हैं, क्यों, हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। और कम्युनिकेट भी किस भाषा में करें, जो हम दोनों जानते हैं, हिंदी भाषा को। तो हिंदी भाषा में ही हम क्या कर रहे हैं, संप्रेषण कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जो आपको इससे पहले भी मैंने जितनी बार आपको पेडागोजी का क्वेश्चन कराया है, उसमें आपको बताया है कि 3-4 ऑप्शन होंगे, उसमें से जिसमें आपका कम्युनिकेशन आएगा, संप्रेरणात्मक उपागम आएगा, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अगर आपके पास ये नहीं होता तब आप इसको कर सकते थे, ये भी नहीं होता तब आप विभिन्न को भी कर सकते थे, ठीक है। इसलिए यहां पर जो आएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा। इसको आप एरर करके स्टार बना के लिख लो कि संप्रेरणात्मक, इंग्लिश में बात करें तो कम्युनिकेशन, ये जो है बहुत ही ज्यादा भाषा की कक्षा में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाने का काम करते हैं। समझ गए? चलो, कोई डाउट तो नहीं है? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया, शानदार। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, वाक समुदाय लोगों का वह समूह है, वाक समुदाय लोगों का वह समूह है। कौन सा? ऑप्शन ए विशिष्ट उद्देश्य के लिए भाषा के विशिष्ट प्रकार में बात करते हैं। बी कहता है भाषा के प्रयोग के संदर्भ में एक समान मानकों का प्रयोग करते हैं। सी कहता है जिसके एक समान वाक विकार है। डी कहता है एक समान भाषा का शिक्षण करते हैं। फटाफट से बताएं। वाक समुदाय, वाक का मतलब बोलचाल। हम समुदाय के साथ भाषा का हम प्रयोग करेंगे तो उसके लिए क्या होना चाहिए, लोगों का समूह, वह होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? 4 ऑप्शन है, 4 में से आप बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। क्लास बिल्कुल लाइव है, क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। जो अभी जुड़े हैं तो अभी आप बीएस कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जब भी लाइव क्लास हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्योंकि 14 दिसंबर को 15 दिसंबर को आपका सीटेट का एग्जाम है, उसके लिए प्रीवियस ईयर करने बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर अभी तक आप अच्छे से पूरा डिटेल में सारी चीजें नहीं पढ़ पाए हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी भी प्रीवियस ईयर से भी आप 90+ अपने सीटेट में नंबर लेकर आ सकते हैं। इसके लिए आपको कोई रोक नहीं सकता है। फटाफट से बताओ। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, शानदार। ऑप्शन नंबर बी क्या है? भाषा के प्रयोग के संदर्भ में एक समान मानकों का प्रयोग करते हैं, है ना। चलो, बहुत ही बढ़िया। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? कक्षा 5 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को कहानी सुनाते हुए समय रचनावादी उपागम का प्रयोग करती हैं। उसे अपनी कक्षा में किस युक्ति का अनुसरण नहीं करना चाहिए? अब देखो, जो आपके पास नेगेटिव क्वेश्चन होंगे ना, नकारात्मक प्रश्न जिसको बोलते हैं, वो उसमें या तो डायरेक्ट नहीं लिखा होगा या फिर सिवाय रख लिखा होगा, ठीक है। सिवाय के अलावा एक और शब्द लिखा होगा, क्या? केवल, या फिर मात्र। ये सारे वो शब्द हैं जो नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हमसे नेगेटिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ऐसे जो शब्द होंगे, ये सारे शब्द वो हैं जो कि सीटेट के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक शब्द हैं। तो ऐसे शब्दों से सावधान, ये नकारात्मक शब्द होते हैं। ये सारे सब्जेक्ट में काम आएंगे जितने भी आप पेडागोजी को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए आप ऑप्शन बताओ। ऑप्शन ए कहता है कहानी की थीम से संबंधित शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान का सहारा लेना चाहिए। बी है कहानी के अंत का अनुमान लगाने के अवसर देने चाहिए।
सी है कहानी को कंठस्थ करके यानी कि रट कर कक्षा में वर्णन करना चाहिए। डी है कहानी के पात्रों पर विमर्श करने के मौके देने चाहिए। ऑप्शन सी, ये ऑप्शन सी जो है ये बाहर निकल के बता रहा है कि ये काम हमें बच्चे को क्या कराना है, नहीं कराना है ना, ये नहीं कराना है। बाकी ये 3 काम हमें क्या करने हैं, बच्चों को कराने ही कराने हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। समझ गए? किसी को किसी तरीके का कोई डाउट? ये होगा क्या भाई, ऑप्शन नंबर सी। हमें बच्चे को रट्टू तोते नहीं बनाने हैं और नहीं हमसे पूछा जा रहा है कि क्या नहीं कराना है, रट्टू तोते नहीं बनाने, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लास में अभी जुड़े हैं तो क्लास को लाइक कर देंगे। क्लास बिल्कुल लाइव है, इसके लिए आप किसी तरीके का फालतू कमेंट ना करें कि लाइव है कि नहीं है, सीधा क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर। क्यों? सीटेट के पेपर को आपके लिए ज्यादा टाइम बचा नहीं है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अर्जन के दौरान आरंभिक शब्द त्रुटि का अतिशय रूप से विस्तार का उदाहरण है? ऑप्शन ए, बच्चे उड़ती हुई सभी चिड़िया को गौरैया कहते हैं। ऑप्शन बी, बच्चे परवाह के साथ नहीं बोल पाते हैं। सी है, बच्चे किसी बात को अभिव्यक्त करने के लिए केवल मुख्य शब्द का सहारा लेते हैं, जैसे माँ सेब खाती है। डी है, बच्चे अपनी बोली गई बातों को दोहराते हैं। ऑप्शन आप बताओ बेटा, क्या होगा? भाषा अर्जन, भाषा अर्जन या भाषा को एक्वायर करना बोलते हैं इंग्लिश में। भाषा अर्जन के दौरान आरंभिक शब्द, शुरुआत में जो बच्चे हैं वो त्रुटि का अतिशय रूप से विस्तार करते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है कि बच्चे उड़ती हुई सभी चिड़ियाओं को गौरैया समझते हैं, है ना। क्योंकि आप देखते हो छोटे बच्चे हैं, एक बार आप दिखाते हो कि बेटा चिड़िया है तो वो हर पक्षी को, चाहे वो कौवा निकल के जाए, कबूतर निकल के जाए, हर किसी को एक ही उसमें देखते हैं, एक ही नजर से देखते हैं। तो इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी को कोई डाउट है तो व्हाट्सएप पे हमारा ये नंबर है, व्हाट्सएप पे इस नंबर पे अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट है, जो भी आपकी क्लासेस चल रही हैं, सीरीज में सारी क्लासेस आपकी टाइम टू टाइम हो रही है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन समझ आ रहा है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलो, भाषा शिक्षण के किस उपागम में अर्थ के प्रति समझ बनाने की जगह वाक्यों के प्रतिरूपों को याद करने पर बल दिया जाता है? ऑप्शन ए, व्याकरण अनुवाद विधि। बी, संप्रेरणात्मक उपागम। सी, प्रत्यक्ष विधि। और डी है संरचनात्मक उपागम। अब इसमें गलती नहीं होनी चाहिए शिवानी, बिल्कुल। क्या होगा? हाँ जी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। समझ आ रहा है आप लोगों को? कोई डाउट तो नहीं है? चलो जी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे है आपका गहन पठन क्या है? ऑप्शन ए, सरसरी तौर पर पठन। बी, गंभीर पठन। सी, पठन से पूर्व। और डी है सामूहिक पठन। गहन, गहन यानी कि किसी चीज को डिटेल में पढ़ना, गंभीर रूप से पढ़ना, ठीक है। और सरसरी पठन बेटा वो होता है जिसपे आप फटाफट से, जैसे आपने अभी तक जितने सीटेट के, सीडीपी के या फिर मैथ्स के या इंग्लिश के, ईवीएस के जितने क्वेश्चन किए हैं उन सबको अभी आपको रिवाइज करना होगा। तो क्या करोगे, पेज खोलोगे देखोगे, पेज खोलोगे देखोगे, आगे बढ़ते चलोगे। तो वो जो पठन होता है उसको सरसरी तौर पर पठन कहते हैं।
और गंभीर पठन होता है जैसे कि अभी आपको पता है कि मेरा पेपर है और मुझे सारे क्वेश्चन करने, तो एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में जाओगे कि ये ऑप्शन है, ये इसके अलावा ये ऑप्शन भी हो सकता है, ये सही है तो क्यों है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, डिटेल में चर्चा कर रहे हैं, तो यही आपका गंभीर पठन कहलाएगा। और पठन से पूर्व का मतलब है, अभी मैं आपको ये क्वेश्चन करा रही हूँ, इससे पहले ही आपने घर पे भी एक बार क्वेश्चन को देख लिया है, तो ये आपका होगा पठन से पूर्व, यानी पढ़ने से भी पहले। और सामूहिक पठन क्या होता है, 2, 4, 5, 10 बच्चों का ग्रुप है, साथ में मिलकर के वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसी को ही सामूहिक पठन, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं पीयर ट्यूटोरिंग। अगर पीयर ट्यूटोरिंग आपको इंग्लिश में मिलता है पेडागोजी में, तो उसको आप राइट टिक करना। समझ गए? किसी तरीके का कोई डाउट? चलो जी, समझ आ गया आपको, तो क्लास को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। फटाफट से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर इसका आंसर आप बताएंगे। क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा डिस्थ्रिया या डिस्थ्रिया का लक्षण है? ऑप्शन ए, लेखन में कठिनाई। ऑप्शन बी, ध्वनि, वर्ण या शब्दों का दोहराव या लंबी तान में बोलना। सी है, मांसपेशियों की कमजोरी के कारण ध्वनि निकालने में जीभ और होठों में समन्वय रूप में कठिनाई। डी है, जिन शब्दों को बच्चे सुनते हुए पढ़ते हैं उन्हें समझने में कठिनाई होती है। फटाफट से, पेडागोजी में आपके हिंदी में 15 में से 15 आने ही चाहिए। इस हिसाब से आपकी ये पेडागोजी चल रही है, ये 15 आपके पूरे 15 लेकर ही आएगी, इस हिसाब से हम चल रहे हैं। फटाफट से बताओ, डिस्थ्रिया, डिस्थ्रिया ये कौन सी बीमारी है? ए के लिए मैंने अलग से आपको ऑलरेडी पहचान बता रखी है। ये है मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, मांसपेशियों की कमजोरी के कारण ध्वनि निकालने में। आप देखते हो कई बच्चे क्या करते हैं, जीभ से ध्वनि निकालते वक्त बोलना कुछ चाहते हैं, लेकिन जीभ और होठों में क्या है, कम्युनिकेशन सामंजस्य नहीं हो पाता, तो इसलिए क्या करते हैं, वो बोलने में कठिनाई महसूस करते हैं। इसलिए यहां पर जो होगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। समझ गए? डिस्थ्रिया जो बीमारी है वो क्या है, मांसपेशियों की कमजोरी के कारण ध्वनि निकालने में जीभ और होठों में सामन्वय नहीं हो पाता ठीक से, इस वजह से डिस्थ्रिया नाम की बीमारी होती है। और अलेक्सिया, डिसलेक्सिया, ग्राफिया, डिस्ग्राफिया, ये सारी चीजें तो आपको पता ही है ना। चलो जी, बहुत बढ़िया, शानदार। और आप देखो, आप अदर सब्जेक्ट में भी पेडागोजी कर रहे होगे, वो अलेक्सिया, डिसलेक्सिया कहीं ना कहीं से घूम के आ ही रहा है, हर सब्जेक्ट की पेडागोजी में आएगा, वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए उन शब्दों को बहुत अच्छे से आप समझने की कोशिश करना। ठीक है जी, चलो आगे है क्वेश्चन नंबर 24। क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर करेंगे दाएं बाएं दोस्तों के साथ, और क्लास बिल्कुल लाइव है, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। हाँ जी, क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पठन का उपकौशल नहीं है? उपकौशल नहीं है। ऑप्शन ए, संबद्धता, बी, अनुमान लगाना, सी, अंतःक्रिया करना, और डी है विश्लेषण करना। 4 ऑप्शन है, 4। इन 4 में से जो सही है फटाफट से बताएं। ऑप्शन बी, अनुमान लगाना, अंतःक्रिया करना। आपसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पठन यानी पढ़ने का कौशल नहीं है? आप जो आपस में बातचीत करेंगे, अंतःक्रिया करेंगे एक दूसरे से, ये पढ़ने से संबंधित नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, और जो आपस में हम बातचीत कर रहे हैं वो तो पढ़ने से संबंधित है ही नहीं। तो क्या इंग्लिश में क्या कर रहे हैं, कहेंगे इंटरनल वर्क भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, या फिर प्राइवेट स्पीच। इंटरनल वर्क से बढ़िया है प्राइवेट स्पीच, लिखो इसको।
ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, पठन के बारे में निम्नलिखित कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर पढ़ेंगे हम आंसर। आंसर क्या है, पठन की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पाठ्य सामग्री से सूचनाएं और ज्ञान अर्थ निर्माण के साथ साथ ग्रहण किया जाता है। बी कहता है डिकोडिंग लिखते हुए शब्दों को सही तरह से उच्चारित करने के लिए अक्षरों के नमूनों के ज्ञान के साथ साथ अक्षर ध्वनि संबंध के ज्ञान का इस्तेमाल करने की क्षमता है। इसके लिए ऑप्शन ए है, क्या है, ए और बी दोनों सही है। बी है ए सही है लेकिन बी गलत है। सी है बी सही है लेकिन बी गलत है। अच्छा जी, डी कहता है ए और बी दोनों गलत हैं। क्या होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या कहता है, ए और ए दोनों सही हैं। फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो। देखो, पठन एक ऐसी प्रक्रिया है, पढ़ना यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पाठ्य सामग्री से सूचनाएं और ज्ञान अर्थ निर्माण के साथ साथ ग्रहण किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। जो भी हम चीजें पढ़ते हैं, पढ़ने से हमें नॉलेज मिलती है और उस नॉलेज को हम क्या करते हैं, अपने वर्डों में, अपने शब्दों में सीखने की, समझने की कोशिश करते हैं। ये बिल्कुल राइट है, ठीक है। और दूसरा क्या कहता है, डिकोडिंग लिखते हुए शब्दों को सही तरह से उच्चारित करने के लिए अक्षरों के नमूनों के ज्ञान के साथ साथ अक्षर ध्वनि संबंध के ज्ञान का इस्तेमाल करने की क्षमता है। डिकोडिंग करने की बात हो रहा है, ये इसलिए ये गलत है। इसको सही करने वाला कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए है। ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन बी है, ए सही है लेकिन बी गलत। बिल्कुल ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, ठीक है। इसमें तो बिल्कुल सही है कि जो चीजें हम सीखते हैं, जो चीज हम पढ़ते हैं, वो हम सीखने की कोशिश करते हैं, सीखने के साथ अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं और नॉलेज बढ़ाने के साथ जो चीजें हम सीख रहे हैं उसको हम मीनिंगफुल चीजों को सीखते हैं, है ना। और हम बच्चे को भी मीनिंगफुल लर्निंग कराने की कोशिश करते हैं, अर्थपूर्ण शिक्षा देने की हम कोशिश करते हैं। चलो जी आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। हाँ जी, फटाफट से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। क्वेश्चन क्या है, कक्षा 2 की अध्यापिका अपनी कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश का सृजन करना चाहती हैं, वह निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करवा सकती हैं। ऑप्शन ए कहता है दीवार पर उपयुक्त ऊंचाई पर कहानी और पोस्टर लगाना। बी कहता है बच्चों को कहानियां सुनाना। सी है कक्षा की दीवारों को सजाने के लिए दीवार पर फूल और पशुओं के चित्र चिपकाना। सी हो गया। डी है मुद्रित लिपि के अनुसार बच्चों को लिखने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर ए, मुद्रित लिपि यानी कि जो, जैसे कि आप देख रहे हो, ये जो है पहले से छपा हुआ है, ये डिजाइन बना हुआ है, मुद्रित है ये पहले से, इसी को उठा करके आपने इस दीवार से दूसरी जगह पे चिपका दिया, ठीक है। कोई बुक है, बुक में से पेज निकाला और आपने प्रोजेक्ट भी लगा दिया। समझ गए ना। अब ए क्यों है ये सुनते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कक्षा 2 की अध्यापिका है, ठीक है, अपनी कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश का सृजन कराना चाहती है, बच्चों को मुद्रित समृद्ध परिवेश का सृजन कराना सिखा रही है, तो वह निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करवा सकती है। तो ऑप्शन ए क्या कहता है, दीवार पर उपयुक्त ऊंचाई पर कहानी और पोस्टर लगाना। मुद्रित परिवेश के लिए हम क्या करेंगे, जो दीवार है, फॉर एग्जाम्पल ये दीवार है, इस पे आप ज्यादा ऊंची पर क्या कर रहे हैं, कहानी और पोस्टर लगा रहे हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मुद्रित चीजें मिल सके। अब मुद्रित क्वेश्चन में ही बात हो चुकी है, तो हम दोबारा से मुद्रित चीजों का हम बार बार उपयोग क्यों करेंगे,
ठीक है ना। तो इसलिए जो इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। समझ गए आप सभी? अब चलो जी सी भी पढ़ लेते हैं। सी क्या कहता है? कक्षा की दीवार को सजाने के लिए दीवार पर फूल और पशुओं के चित्र चिपकाएंगे। इसमें फूल और पशुओं के चित्र को चिपकाएंगे और इसमें हम क्या कर रहे हैं, कहानी तो कुछ भी हो सकती है ना, पोस्टर तो किसी भी चीज का हो सकता है, और इसमें तो फूल और पशुओं के ही मात्र चित्र को ही चिपकाएंगे, तो वो तो एक लिमिट दायरा हो जाएगा। तो हम लिमिट में बच्चों को कुछ भी चीजें नहीं सिखा सकते। हम शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, समावेशी शिक्षा दे रहे हैं, जिसमें हर तरीके के बच्चे को हम जो भी पढ़ा रहे हैं, जो भी चीजें हैं, सारी की सारी चीजें हर बच्चे को समझ में आए, ठीक है ना। कुछ लिमिट जो सीमित मात्रा वाले जो बच्चे को सीमित करती हैं, वो चीजें हम बच्चे को नहीं सिखाएंगे। कहानी के माध्यम से आप पता नहीं कौन कौन सी कहानियां सिखा सकते हो, सुना सकते हो, किसी की भी स्टोरी सुना सकते हो, और साथ ही उस कहानी को ही रिलेट करके आप अलग अलग पोस्टर लगा सकते हो। लेकिन इसमें तो आप सिर्फ फूल के और पशुओं के ही चित्र लगा सकते हैं। इसलिए यहां पर जो होगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर होगा। समझ गए? किसी का किसी तरीके का कोई डाउट? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो जी बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, इसको पढ़ेंगे एक बार और फिर इस क्वेश्चन के ऑप्शन को पढ़ेंगे और फिर बताएंगे इसका आंसर। चलो जी क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? नीचे भाषा कौशलों के विकास के लिए कुछ गतिविधियां दी गई हैं। अच्छा जी, निम्नलिखित में से कौन सी श्रवण कौशल के विकास के लिए प्रयुक्त की जा सकती है? श्रवण कौशल विकास, इंग्लिश में बात करें ऑडियो स्किल्स, ठीक है। ऑप्शन ए, अध्यापक कहानी में आए पात्रों की भौतिक आकृतियों का वर्णन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कह सकते हैं। ऑप्शन बी है, बच्चों को कहानी पढ़ने के लिए कहा जाए। सी है, बच्चों को याद रखने योग्य घटना सुनाने के लिए कहा जाए। और डी है, बच्चों को अपने से पढ़ी गई कहानी प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए। फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा ऑप्शन होगा। जो भी क्लास में अभी आई है क्लास को लाइक कर देंगे। आप सभी का बीएस कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। ऑप्शन ए, अच्छा जी, ऑप्शन ए क्या कहता है? अध्यापक कहानी में आए पात्रों की भौतिक आकृतियों का वर्णन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कह सकते हैं, है ना। तो इसमें जो है बच्चे को क्या है, श्रवण कौशल, श्रवण कौशल, श्रवण कौशल का मतलब अरे बिल्कुल, इसीलिए ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। जब उसको सुनने में दिक्कत है तो बच्चे को जो हम आकृति बनाएंगे, जो चित्र बनाएंगे, जो भौतिक रूप से चीजें होंगी, उसको देख करके वो सीखेगा, है ना, क्योंकि वो सुनकर तो सीख नहीं सकता, तो इसलिए वो ऐसी चित्रों के माध्यम से चीजों को सीख पाएगा। ठीक है जी, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। चलो जी आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है भाई? मनुष्य भाषा उसी प्रकार से सीखते हैं जिस तरह से वयस्कों के अनुकरण व पुनर्बलन के माध्यम से अन्य दूसरी कौशल व क्षमताएं। भाषा अर्जन का यह विचार किसके संबंध में है? ऑप्शन ए, संज्ञानात्मक उपागम। ऑप्शन बी, प्रकृति उपागम। ऑप्शन सी, व्यवहारिक उपागम। और ऑप्शन डी है सामाजिक सांस्कृतिक उपागम। अगर आंसर देने में दिक्कत आए, कठिनाई आए, तो आप क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ें और उसको अपनी भाषा में एक एक चीजों को जिस तरीके से आप समझते हैं उस तरीके से उसको समझें और फिर आप ऑप्शन पे टिक करें। जल्दबाजी में अपने नंबर ना गवाएं, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है जी, क्लास में अभी आए हो आप तो क्लास को लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, शानदार। क्या है भाई? मनुष्य भाषा
उसी प्रकार से सीखता है जिस तरह से वयस्कों के अनुकरण व पुनर्बलन के माध्यम से अन्य दूसरे कौशल व क्षमताएं भाषा अर्जन का यह विचार। ऑप्शन बी तो प्राकृतिक हो गया ना, सी व्यवहारिक। व्यवहारवादी क्या कहते हैं कि बच्चा चीजों को देखता है, आप भी देखते हो छोटा बच्चा क्या करता है, जो भी आप चीजें बोलते हैं उसका करता है अनुकरण। अनुकरण का मतलब समझते हो आप लोग, नकल करना। चीटर कौन होता है, छोटा बच्चा, ठीक है, नकल करना, अनुकरण करना। तो बच्चा जो है नकलची बंदर कहलाता है, नन्हा वैज्ञानिक कहलाता है, ठीक है, नकलची बंदर होता है। क्यों? क्योंकि व्यवहारवादी उपागम के अनुसार, व्यवहारवादी का कहना है कि बच्चे क्या करते हैं, चीजों की नकल से ज्यादा चीजें सीखते हैं। चलो जी आगे चलते हैं हम। व्यवहारवादी क्यों कहते हैं? क्योंकि उसको व्यवहार में लेकर आ रहे हैं बच्चे, डायरेक्ट जो चीजें आप बोल रहे हो वो उससे यूं के यूं एक्वायर कर रहा है, चीट कर रहा है शब्दों को, वाक्यों को, सेंटेंस को, आपकी एक्टिविटी को, और फिर उसको अपने व्यवहार में, बिहेवियर में लेके आ रहा है, इसीलिए वो क्या है, व्यवहारवादी है। चलो जी आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो नोम चॉम्स्की जो जी आ चुके हैं, ये क्या कहते हैं कि मनुष्य सहजता, भाषा, क्षमता के साथ पैदा होता है। इस क्षमता को किसके उपस्थिति में परिवेश से जुड़े मौखिक निवेश से समर्थित होने की जरूरत है। नोम चॉम्स्की ने यह विचार दिया था कि मनुष्य सहजता, भाषिक क्षमता के साथ पैदा होता है। इस क्षमता को किसके उपस्थिति में परिवेश से जुड़े मौखिक निवेश से समर्थित होने की जरूरत है। ऑप्शन ए भाषा अर्जन, ऑप्शन बी भाषा अधिगम, और ऑप्शन सी है व्याकरण अधिगम उपकरण, और ऑप्शन डी है अधिगम भाषा उपकरण। ऑप्शन देखो, जो नॉम्स चॉम्स्की कहते हैं, नॉम्स चॉम्स्की का क्या कहना है कि जो हम जब भी हम पैदा होते हैं तो पैदा हुए हैं, पैदा होने के साथ ही हम भाषा को क्या करते हैं, भाषा को सहज रूप से सीखने लग जाते हैं। हमारे घर में, परिवार में, आस पड़ोस में जैसी भाषा हमारे घर में बोली जाती है, हरियाणवी बोली जाती है, उर्दू बोली जाती है, पंजाबी बोली जाती है, अंग्रेजी बोली जाती है, जो भी भाषा बोली जाती है उस भाषा को हम क्या करते हैं, अर्जन करते हैं, भाषा अर्जित करते हैं, अर्जन करते हैं, बिना किसी व्याकरण के, बिना किसी टेक्नोलॉजी के, बिना किसी टीचर के। तो वो सारी चीजें हम क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं। किससे एक्वायर करते, किससे है भाई, इस क्षमता को उपस्थित परिवेश से हम क्या करते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान में जो है सहजता से भाषा को सीखने की क्षमता इंसान में होती है। इसी को हम एलएडी बोलते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। एलएडी सुना होगा आपने, इंग्लिश में जब आप पैसेज सॉल्व करेंगे, आप पेडागोजी सॉल्व करेंगे, तो एलईडी किसने दिया है, एलईडी दिया है हमारे नॉम्स चॉम्स्की ने। एलईडी की जो फुल फॉर्म है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, एलएडी, ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी कि आपके अंदर भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। हिंदी में इसे भी आप लिख सकते हैं कि इंसान में, मनुष्य में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, जिसी को ही हम क्या बोलते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बोलते हैं, एलएडी बोलते हैं। ये किसने दिया है भाई, नॉम्स चॉम्स्की। नॉम्स चॉम्स्की देने वाले वो पर्सन है जो भाषा को सहजता से भाषा सीखने की क्षमता इंसान में होती है, उसी को ही हम भाषा अर्जन उपकरण के नाम से जानते हैं। इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। समझ गए? चलो जी, बहुत बढ़िया, शानदार। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का आखिरी सवाल। अब इस आखिरी सवाल का आखिरी जवाब आपको देना है। क्लास को लाइक कर दें और फालतू के कमेंट की बजाय कि क्लास लाइव है, नहीं है, क्या है, क्या है, क्लास लाइव है। आपको बस इस क्वेश्चन का आंसर देना है, क्योंकि पेपर के लिए टाइम कम है, तो उस टाइम को हमें मैनेज करना है। क्या है भाई क्वेश्चन, बच्चों को अवकाश गृह कार्य के रूप में अपनी रुचि की कोई 10 कहानियां पढ़ने के लिए कहा जाता है।
इस तरह से उन्हें क्या करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है? ऑप्शन ए गहन पठन, बी विस्तृत पठन, सी सरसरी तौर पर, और डी है बारीकी से पठन। ऑप्शन फिर से पढ़ो क्वेश्चन को। हाँ, अभी मैंने चारों पठन बताए हैं, है ना? अभी मैंने चारों तरीके के पठन बताए हैं, आपको पठन में गलती नहीं होनी चाहिए, और वो भी अभी के अभी गलती कर रहे हो, ये तो बहुत ही गलत बात है। बच्चों को अवकाश गृह कार्य, हॉलीडे होमवर्क, इंग्लिश में बात करें तो हॉलीडे होमवर्क के रूप में अपनी रुचि, उनका खुद का जो इंटरेस्ट है, रुचि के अनुसार पर उनको 10 स्टोरीज देनी है। 10 कहानियां आपको पढ़ने के लिए कहा जाएगा, जिससे बच्चा पढ़ेगा, 10 कहानियों को पढ़ के आएगा। तो इस तरह से उन्हें क्या करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी, ताकि वो डिटेल में विस्तृत रूप से कहानी को पढ़ करके आए, है ना? ठीक है, यहां पर क्या आएगा? ऑप्शन बी। तो ये थे आपके टोटल 15 नंबर के पेडागोजी के हिंदी के 15 क्वेश्चन। अब आप बताएंगे कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चन सही है। ये 15 में से आप इस तरीके से पढ़ो कि 15 में से पूरे 15 आने चाहिए। इतनी बढ़िया दब के प्रैक्टिस करो कि 14-15 दिसंबर को अभी जो पेपर देने वाले हो आप, उससे पहले आपके पूरे 15 पेडागोजी में, हिंदी पेडागोजी में पूरे के पूरे नंबर आने चाहिए। ठीक है जी। और आपको बता दें, अगर आप सीटेट पास करेंगे तो सीटेट पास करने के लिए 90 मार्क्स तो आपको सिर्फ पेडागोजी का खेल है, यानी कि शिक्षण शास्त्र का खेल है। कैसे? 30 सब्जेक्ट की सीडीपी 30 नंबर की, 30 नंबर का हिंदी, 30 नंबर का इंग्लिश, 30 नंबर का मैथ्स, 30 नंबर का ईवीएस और 60 नंबर की आपकी है एसएसटी। ठीक है जी। तो हर सब्जेक्ट में 15 नंबर की पेडागोजी, 15 नंबर का वो सब्जेक्ट, तो टोटल 90 मार्क्स बन जाते हैं। अगर आपको और कुछ नहीं आता, पेडागोजी पे फोकस करते हैं, तभी भी आप अपने 90 नंबर को सिक्योर करके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है जी। अगर मैथ्स में आप कैलकुलेशन नहीं सॉल्व करने हैं, नहीं हो पा रहा, तो उसमें अपना टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा भी जितने प्रीवियस ईयर लगा सकते हो उतने लगा लो, क्योंकि अभी आपके पास अब थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं बचा है। तो सिर्फ क्वेश्चन के भरोसे और क्वेश्चन को बार बार करने की ट्रिक के भरोसे रहो और अच्छे से प्रैक्टिस करो। सारे सब्जेक्ट की आपकी क्लास बिल्कुल सीरीज से चल रही है, जिसमें आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। फिर भी कोई दिक्कत है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।